नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार पुनः आपको चीनी क्रांति पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैंने वीडियो डाउनलोड किया था पढ़ाने के, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग पता ही नहीं कहाँ चली गई। ये बोर्ड अभी जस्ट फिर मैं दोबारा पुनः प्रयास कर रहा हूँ। अब चीन की जब मैं आपको स्थिति बताता हूँ तो चीन की स्थिति क्या थी। चीन में आप देखेंगे, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया किस प्रकार मार्क्सवाद संपूर्ण विश्व के अंदर सर्वहारा वर्ग की क्रांति का प्रयास कर रहा था। मार्क्स ने कहा था कि क्रांति औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही होगी, जहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, वहाँ के श्रमिक एक होकर सर्वहारा वर्ग के रूप में क्रांति करेंगे। हमें देखने को मिलता है इसके अनुयायी के रूप में लेनिन, स्टालिन और माओ से तुंग वो व्यक्ति है जो इस क्रांति को फलीभूत करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन वो मार्क्स के विपरीत श्रमिक वर्ग के रूप में किसको प्रेरित करता है? कृषक को। इसलिए चीन की क्रांति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब चीन की क्रांति में आपने देखा कि चीन था क्या। यदि मैं पूछूं तो चीन पुरातन व्यवस्था के तहत, जिस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, नील नदी की सभ्यता देखते हैं, वैसे ही पीली नदी या हांग हो की सभ्यता चीन की सभ्यता थी। यहाँ पे प्राचीन पुरातन व्यवस्था स्थापित थी। आप देखोगे कि चीन के अंदर किस प्रकार राजतंत्र भारी क्षेत्रों से अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करता था। वो भारी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप पसंद ही नहीं करता, ना व्यापार वाणिज्य, ना किसी प्रकार का। वो व्यापारियों को एक क्षेत्र विशेष के अंदर तक आने की अनुमति, उसके बाद वापस रवानगी दे देता था। अब ये चीज़ वो भूल चुका था कि जिस सदी में वो रह रहा था उस काल के अंदर आपके मुग़ल वंश, इधर आपके इराक का बहावी वंश, इन सब का भी आपने देखा किस प्रकार व्यापारी वर्ग यहाँ पे काबिज हो रहा था। यहाँ पे व्यापारियों के साथ दृष्टि से देखा जाता था। दृष्टि से देखने का मतलब उनको निम्नतर स्तर पे आंका जाता था। जब वो सम्राट से इस बारे में कोई शिकायत करते तो सम्राट बोलता आप व्यापार करें तो करें, वरना आप जाइए। जब तक उनके हित सार्थक होते रहे तब तक उन्होंने इस चीज़ को चलते रहने दिया, लेकिन जब उनके हित टकराने लगे तब उन्होंने वही युद्ध के स्तर पर उतरकर इस क्षेत्र विशेष पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। आप देखेंगे सबसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पे पहुँचता है पुर्तगाली। मैंने आपको बताया पुर्तगाली सबसे पहले पहुँचते हैं व्यापारिक रूप से। फिर उन्होंने व्यापार करने का प्रयास, राजा से मिलने के प्रयास अल्बेरेज करता है, लेकिन अल्बेरेज को कोई सफलता नहीं मिल पाती। अल्बेरेज बोलता है ठीक है, सफलता नहीं मिल पा रही, तो फिर इसने आपके समय यातना पत्र जारी करके आपके थॉमस पिरेज ये इसको मकाओ से व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। मकाओ में ये क्या करता है, अपनी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद आपको यदि क्रम देखा जाए तो पुर्तगाली, स्पेनिश, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिश, फिर स्वीडन, ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 1757 तक यानी अपनी प्लासी के युद्ध तक चियांग तुएन ने इनको केवल कैंटेन बंदरगाह तक व्यापारियों को आने की अनुमति दी, और एक इसने दल बनाया जिसका काम था, व्यापारी दल बनाया जिसको बोलते थे को होंग, जो 13 व्यापारियों का समूह था, जो क्या करता था, जो भी विदेशी व्यापारी आते थे उनके साथ जो भी औपचारिक गतिविधियां सबके सब ये जारी यानी ये इस पे कार्यान्वित करता था। ठीक है, ये पश्चिम की स्थिति बता रहा हूँ चीन के साथ सहयोग की। अब आप यदि चीन का पुरातन इतिहास की बात करेंगे तो चीन का वो पुरातन मांचू वंश, उसके बाद व्यापारिक वर्ग आता है, व्यापारिक वर्ग अनुमति मांगता है, अनुमति नहीं मिलती, फिर यहाँ पे युद्ध होते हैं। युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, उसके अंदर उनको सफलता मिलती है, फिर व्यापार वाणिज्य उनके क्षेत्र तक होने लग जाता है। उसी दौरान 19वीं सदी में एक परिपाटी चालू हो जाती है कि चीन को खरबूजे के रूप में बांटने की नीति चालू होती है।
अब खरबूजे के रूप में बांटने की नीति चालू होती तो इधर अमेरिका के खुले द्वार की नीति के तहत इसका बंटवारा यानी इसका विखंडन रोक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि चीन में समय समय पर जो ये शोषण हो रहा था इसके विरोध में कई बार इसके वहाँ पे आंदोलन भी होते थे। ताइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, इस तरह के विद्रोह भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इन विद्रोह के बावजूद भी उसके अंदर आपको विदेशी शक्तियों ने इन सारे जो विद्रोह हुए थे इन सबको क्या करते हैं, वो समय समय पर दबाती रहती है। ठीक है, अब उसके बाद डॉक्टर सेन सेंग ने जो कुओमिंतान दल की स्थापना करते हैं 1912 में यहाँ पे क्या करते हैं, गणतंत्र की सरकार की स्थापना करते हैं मांचू वंश को ख़त्म करके। लेकिन फिर उसके बाद आपके साम्यवादी दल जिसका माओ सेतुंग नेतृत्व करता है, लास्ट के अंदर माओ सेतुंग इस क्षेत्र पर विशेष अपने क्या करते हैं, साम्यवादी सरकार 1 अक्टूबर 1939 के अंदर स्थापित करते हैं। इस प्रकार की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। लेकिन जो क्षेत्र में से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या आपको इन जो आपके पॉइंट हैं उनके अंदर आपको कोड करने के लिए, तो वो चीज़ मैंने आपको अलग से लिखवा के बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये वीडियो पूरा कंप्लीट किया था लेकिन किसी प्रकार से डाउनलोड नहीं हो पाया, फिर मेरे को दोबारा ये करना पड़ रहा है। प्लीज़ आप सहयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 1757 में कैंटन बंदरगाह पे व्यापारियों का संघ स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे 1842 में मकाओ और कैंटन ये दो बंदरगाह होते हैं जिनको क्या कर दिया जाता है, व्यापार वाणिज्य के लिए खोल दिया जाता है। यानी ये दो वो खिड़कियां हैं जहाँ से व्यापारी चीन के अंदर झांक सकेंगे। ठीक है, यानी अंदर आपको जाने की अनुमति है नहीं और आपको अंदर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका सहयोग करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश बहुत बुद्धिजीवी वर्ग थे। फूट डालो राज करो नीति भारत के अंदर की और 1757 से लेकर 1947 तक आराम से यहाँ पे राज किया। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे भी तोड़ ढूंढ लिया। इनको नशे की लत लगा दी, अफीम की। अफीम का व्यापार वाणिज्य यहाँ पे खूब जोरों पे था। जब राजा को इस बात का पता चला कि इस तरह से हमारी जनता को इस आकर्षित किया जा रहा है अफीम के माध्यम से, अब अफीम से क्या हुआ, नशेड़ी इनके पास आते, इनके अंदर सारे सामान पहुँचाने का व्यापार वाणिज्य हर तरह से प्रभावित हो रहे थे। राजा ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। पहले उसने वैसे ही बात की, उसके बाद उसने इसको पूर्णतः 1800 ईस्वी के अंदर निषेध कर दिया। तब भी व्यापार वाणिज्य चल रहा। अब इसके अंदर आपका एक व्यापारिक अधिकारी है चार्ल्स नेपियन। क्या नाम है, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी था। व्यापारी यानी प्रथम व्यापार अधीक्षक नियुक्त किया गया चार्ल्स नेपियर को। 1715 में अंग्रेज कैंटन में पहला कारखाना। ठीक है, और 1834 में चार्ल्स नेपियर को ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधीक्षक नियुक्त किया। अब प्रथम अफीम युद्ध होता है, मैंने बोला इसको रोकने का प्रयास किया गया। तो इलियट जो अंग्रेज अधिकारी था, उधर उसके विपरीत जो सेनापति था उसका नाम था लिनतेसे हसू। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। लिनतेसे हसू बोलता है यदि आपके पास अफीम है तो वो वापस लौटा दी जाए, वो पेटियां हमें दे दी जाए। वो पेटियों के लिए मना कर देते, वो बोलता ठीक है फिर अब युद्ध ही होगा। युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद आपको मालूम है कि अंग्रेज किस प्रकार इस युद्ध में विजयी होते हैं। विजयी होने के बाद इस सत्ता पे मतलब वो विजयी होते हैं। विजयी होने के बाद संधियों के माध्यम से अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पहली संधि होती है नानकिंग की संधि 29 अगस्त 1842 को। इसमें क्या होता है, हांगकांग प्रांत इसको श्वेत शास्त्री रूप में किसको गिफ्ट कर दिया जाता है, ब्रिटेन को। और आप देखोगे वही हांगकांग प्रांत जब ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति खत्म होने के बाद उपनिवेशों को आज़ादी मिलती है, उस टाइम इसको श्वेत शास्त्री प्रदेश छोड़ दे, हांगकांग को घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अभी पिछले ही वर्ष 2020 के अंदर आप देखोगे किस प्रकार हांगकांग पे तानाशाही सरकार चीन की कम्युनिस्ट ने इस पे अपना अधिकार वापस पुनः स्थापित कर लिया। यानी इतिहास
इतिहास को दोहराता है, किस प्रकार से दिया था और किस प्रकार से आज वो वापस उसके कब्जे के अंदर आ गया। ये आपको चरितार्थ होते दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे बॉक्स संधि। बॉक्स संधि हुई थी 8 अक्टूबर 1843 के अंदर। अब बॉक्स संधि में क्या था, इसकी दो धाराएं थी, एक धारा थी 7, एक धारा थी 9। धारा 7 के तहत इसको चीन, ब्रिटेन को मोस्ट फेवरेट नेशन हमारा पसंदीदा राष्ट्र की घोषणा कर देता है, जिसके तहत ब्रिटेन के चीन के जितने भी मित्रों को जिस प्रकार के व्यापार में या किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती थी वो अपने आप ही अनायास ही किसको प्राप्त हो जाएगी, ब्रिटेन को। ये आज भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीति है, जिसके अंदर आपसी देश आपसी सीमा शुल्क को रोकने के लिए इस तरह की नीति का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट फेवरेट नेशन की। वो उस टाइम आपको किसको मिल जाती है, ब्रिटेन को। आर्टिकल 9 के अंदर धारा 9 में देशोत्तर अधिकार मिल जाता है, यानी देश के आप चारों तरफ आप व्यापार वाणिज्य करने के लिए बिल्कुल विमुक्त हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड अफीम युद्ध होता है 1856 से 63। अब ये क्यों होता है, इसके दो विवादित कारण हैं। एक तो क्या था, एक जहाज़ था जिसका नाम था लोचा एरो जहाज़ था जो एक चीनी या व्यापारी का था, लेकिन उस चीनी या व्यापारी का था, लेकिन उसको चलाने वाला ब्रिटिश था, नाविक था, और उस पर क्या है, ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था और वो हांगकांग में रजिस्टर्ड था। अब चाइना की जो सेना थी उसने उस जहाज लंगर डाल के रुका हुआ था, उसमें घुसे, वहाँ के 14-15 नाविकों को गिरफ्तार कर रहा है। अंग्रेज़ों ने कहा इनको छोड़ो, उन्होंने बोला कि नहीं छोड़े जाएंगे। फिर वही युद्ध की पराकाष्ठा, युद्ध होता है, युद्ध के अंदर ब्रिटिश को दोबारा वो जीत जाते हैं। एक दूसरा कारण इसके अंदर एक संत आएगा, ऑगस्टे चैप्टिलेन। ये एक पादरी होते हैं, फ्रांसीसी पादरी होते हैं, जो वहाँ पे इन पे क्या है, आरोप लगा दिया जाता है ये किस प्रकार से धार्मिक असंतोष या फिर किस प्रकार के आपके गलत कुकर्ते करते हुए पकड़े गए हैं। इस वजह से इन पे वहाँ की क्वांगसांग की न्यायालय क्या करती है, इन पे आरोप लगा के इनको फांसी की सज़ा दे जाती है। फांसी की सज़ा जब इनको मिलती है तो फ्रांसीसी सरकार इस पर हर्जाने की मांग करती है। तो अब पश्चिमी यूरोपीय शक्तियाँ, सबको लगता है ये हमारी संप्रभुता पे क्या है, कुठाराघात है। अब ये क्या करते हैं, इससे युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद आपको मालूम है इस युद्ध में जीत जाते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों साथ मिलके करते हैं, इसलिए क्या होता है, टिटसिन की संधि होती है। टिटसिन की संधि के तहत क्या होता है, आपको टिटसिन की संधि होती है जिसकी अनुमति पीकिंग की सरकार देती है। पीकिंग की सरकार मना कर देती, वापस इन आक्रमण की धमकी और बाद में इनकी ये संधि खारिज हो जाती है। ठीक है। अब अमेरिका के साथ संबंध, अमेरिका का एक व्यक्ति होता है कैलेस कैसिंग। ये कैलेस कैसिंग वो व्यक्ति है जो व्यापार की अनुमति लेने कहाँ पे जाता है, चाइना में। इसके साथ अच्छा व्यवहार। वांग हिया की संधि होती है 3 जून 1844 को, जिसमें राज्य क्षेत्रीय अधिकार दे दिया जाता है। राज्य क्षेत्रीय अधिकार का मतलब क्या है, वो अधिकार यानी अमेरिकी व्यापारी के साथ किसी प्रकार का चीनी नागरिक दुर्व्यवहार करते हैं तो उसकी सज़ा का प्रावधान किसके पास है, चीनी न्यायालयों के पास है। ठीक है, ये संधि का उद्देश्य होता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे फ्रांस और चीन का। फ्रांस 1884 में टोकिन और अनाम पे फ्रांस का अधिकार हो जाता है। ठीक है। रूस के साथ 1860 के अंदर एगून की संधि होती है। एगून की संधि के तहत क्या होता है, रूस को एगून की संधि के तहत आप देखोगे कि इसको अनोमा नदी का क्षेत्र, इसको वहाँ तक व्यापार क्षेत्र किसके, रसिया के अंडर में आ जाता है। 3 जून 1896 को रूस और जापान के बीच गुप्त संधि होती है, जिससे मंचूरिया के अंदर जो मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर तृतीय ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन बिछाई थी,
उसका विस्तार मंचूरिया से होते हुए चाइना के उत्तरी भाग तक हो जाए, जिससे व्यापार वाणिज्य में सुविधा हो, इसकी अनुमति मिल जाती है रूस को। गुप्त संधि। जापान। जापान का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। 1876 में जापान किसको, आपके कोरिया को फ्री रखना चाहता था, यानी स्वतंत्र रखना चाहता था। लेकिन चाइना की नीति थी, चाइना की धार्मिक प्रणाली, यानी जो वहाँ का शासक था धर्म के अनुसार, जो कोरिया का शासक था वो चाइना से फ्लुएंस होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे एक राजदूत बनाता है युआन सिकाई को। युआन सिकाई को जब वो वहाँ भेजता है, तब वो ये जापान बोलता है आपने वो संधि का पालन नहीं किया, आपने तो इस पे अधिकार करने का प्रयास किया। तो एक संधि होती है जिसका नाम होता है टिटसिन की संधि। कौन सी? टिटसिन की संधि, जिसमें कोरिया को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, 1885 में होती है, जिसमें इसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। उसके बाद कोरिया के अंदर तोंग हांग धर्म, कौन सा? तोंग हांग धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, ताओ धर्म, इन तीनों का मिश्रण से बना हुआ ये धर्म होता है। इस धर्म का क्या था? इस धर्म का उद्देश्य था, इस संस्था का, तोंग हांग का, कि विदेशी शक्ति का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए, विदेशी शक्ति नहीं रहनी चाहिए। अभी विदेशी शक्ति नहीं रहनी चाहिए तो इसका विरोध हुआ। विरोध होने का कारण क्या था? मैंने बताया विदेशी शक्ति। अब कोरिया इसको दबाना चाहता था, उसने मदद मांग ली चीन से। चीन ने अपनी सेना भेज दी। चीन ने अपनी सेना भेजी तो जापान ने बोल दिया सॉरी, आपने टिटसिन संधि का क्या किया है? उल्लंघन किया है। अब टिटसिन संधि का उल्लंघन करने की वजह से जापान और चीन के अंदर युद्ध होता है। युद्ध के बाद में सैमोनस्की की संधि होती है, और सैमोनस्की की संधि के तहत फार्मोसा द्वीप मिल जाता है जापान को, पेस्काडोरम मिल जाता है, दक्षिणी मंचूरिया में लियो ओ तुंग प्रायद्वीप मिल जाता है। और 45 करोड़ रुपए का क्या मांग लेता है? ये हर्जाना मांग लेता है। हर्जाना नहीं देने पर इसका वही बंदरगाह पे किसका अधिकार रहेगा? जब तक हर्जाने की रकम नहीं चुकाई जाएगी, किसकी? जापान का अधिकार रहेगा। इतिहास को दोहराता है। ये वही चीज़ है जो वर्तमान के अंदर चाइना कर रहा है। आपके पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, इधर आपके श्रीलंका में बोटोटेड़ा बंदरगाह, ठीक है, इधर आपके अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में बंदरगाह, ये सब इसी नीति के तहत, यानी इतिहास को दोहराता है। ठीक है, अब इन सुविधाओं को मिलने के बाद जो पश्चिमी शक्तियाँ थी उन्होंने क्या कह दिया जापान को? पीला आतंक की संज्ञा दी जापान को। ठीक, अब आप आगे देखेंगे पीला आतंक की संज्ञा किसको मिलती है? जापान को। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई है, इससे पहले क्या कंडीशन इतिहास में रही है? किसकी? चाइना की। फिर आपको ये आगे की बात मैं करता चलूँगा। ठीक है, अब साम्यवादी चीन से पूर्व चीन की समस्या, मैंने आपको बताया चीन को किस प्रकार पुरातन व्यवस्था के तहत यहाँ पे मांचू वंश था। मांचू वंश अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहता था। व्यापारियों के साथ इनका व्यवहार किस प्रकार के था? अहदृष्टि से वो उसको देखते थे। जब तक व्यापारियों का मूल, जब तक उनको खुद को कुठागा, जब तक उनका अस्तित्व खतरे में नहीं था, तब तक तो चलता रहा। बाद में उन्होंने अस्तित्व के लिए लड़ाई की, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, जिसके तहत उनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती। ठीक है, उसके बाद 19वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय देशों की एक नीति, खरबूजा, चाइना को खरबूजे की तरह काट के बांटो, काट के खाओ, खरबूजे की तरह काट दो। अब ये नीति आते ही चीन की, वो अमेरिका की खुले द्वार की नीति, जिसकी वजह से वो बच गया। बचने के बाद वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होते हैं। विरोध प्रदर्शन होने के बाद वहाँ पे इन विदेशी शक्तियों के प्रति आपको ताइपिंग विद्रोह देखने को मिलेगा, बॉक्सर विद्रोह देखने को मिलेगा। वहाँ की सरकार खुद 1868 में अत्याधुनिकीकरण करने का प्रयास करती है, लेकिन वो कोई भी सफल नहीं हो पाता। ठीक है, कॉमिंगतांग दल का जिसने गठन किया था डॉक्टर सेन, उनका मानना था कि हम माने या ना माने, हम रूस पे डिपेंडेंट है, रूस हमारा सहयोगी होना चाहिए। जिस प्रकार आपको ध्यान हो, इटली के एकीकरण में काबुल ने कहा था कि हम चाहे ना चाहे फ्रांस हमारे भाग्य का निर्माता है, उसी प्रकार से कॉमिंगतांग के डॉक्टर सेन जानते थे। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे कॉमिंगतांग दल 1912 में गणतंत्रीय सरकार स्थापित कर देते हैं,
सन्यास सेन, लेकिन वहाँ पे फिर वही बुर्जुआ वर्ग और पूंजीपति वर्ग का ही अस्तित्व रहता है, जिसकी वजह से वापस आंदोलन होता है। लास्ट में 1 अक्टूबर 1939 में माओ से तुंग द्वारा स्थापित साम्यवादी सरकार के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, और तब तक आप देखेंगे। अब इसके बाद दूसरी मैं देख रहा हूँ, चीन में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार। चीन में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार क्यों हो रहा था? क्योंकि इन्होंने अपने अपनी पड़ोसी रूस के अंदर साम्यवाद का देखा, तो इसलिए इनके भी मन में आया कि हम यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा स्थापित करें। इसके लिए पीकिंग के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अंदर वार्तालाप करते हैं। उसके बाद 1927 में ली तो चांग और माओ से तुंग ये दोनों मिलकर चीनी साम्यवादियों की अखिल चीनी बैठक करते हैं संघाई के अंदर। कहाँ पे? संघाई के अंदर बातें होती पुस्तकालय में, पीकिंग के में, और इस बैठक होती संघाई में 1927 में, और वहाँ पे स्थापित हो जाता है चीनी साम्यवादी दल। कब अस्तित्व में आ जाता है? 1927 में। 1927 में जब ये अस्तित्व में आ जाता है, तो मैंने अगला पॉइंट देखा, चीनी साम्यवादी दल और कॉमिंगतंग दल के निकट आना। ये निकट क्यों आए? कॉमिंगतंग दल के संस्थापक डॉक्टर सन्यास सेन का मानना था कि वो रूस पर डिपेंडेंट है, रूस कम्युनिस्ट था। अब इनको कम्युनिस्टों से, क्योंकि इससे पहले जो पश्चिमी शक्तियाँ थी उन्होंने पेरिस की संधि और वाशिंगटन नौसेना संधि के तहत कॉमिंगतंग दल के साथ क्या क्या विश्वासघात किया था, इसलिए वो उनकी तरफ आकर्षित था ही नहीं। रूस की तरफ था, तो उसने बोला कि ठीक है, हम आपका सहयोग करेंगे। सहयोग करना है तो फिर आपको साम्यवादी दल को अपने दल के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो फिर ये बोलता है ठीक है। तो ये अब ये क्या करता है, 1927 में खुले द्वार की नीति के तहत इनके आगमन को क्या कर देता है, स्वीकृत कर देता है कॉमिंगतांग दल में। किसके? साम्यवादियों को। तो इस प्रकार से साम्यवादी दल और कॉमिंग दल ये दोनों क्या होते हैं, आपस में संगठित हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है, रूस द्वारा जो अगला अभी इसका कॉमिंगतंग दल का नेता बनेगा चांग काई शेक, इसको मास्को के अंदर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, और चाइना के अंदर एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र कौन खोलता है? रूस खोलता है। ठीक है, इस प्रकार का सहयोग देखने को मिलता है। विखंडन का कारण आपको मैंने बताया। 1927 के अंदर अब ये शामिल हो जाते हैं। अब इनका क्या होता है, मकसद एक नहीं होके क्या होता है, विखंडन का दौर चालू होता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य था कि कॉमिंगतंग दल के साथ सहयोग, और ये तो था इसका लक्ष्य। कब? कॉमिंगतंग दल के साथ तो सहयोग, ये तो इनका अल्पकालिक लक्ष्य था। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा सत्ता पे काबिज हो जाना। अब सर्वहारा वर्ग जब काबिज हो जाएगा तो कॉमिंगतंग दल का क्या काम रहेगा, इसलिए चांग काई शेक क्या करता है, इसको निकाल देता है, मतलब इसको हटा देता है। अब ये क्या करते हैं, ये अपना चलो ठीक है अस्तित्व बचाने के लिए ये वहाँ से निकल के फिर इन्होंने 1931 में अपना केंद्र कहाँ पे स्थापित कर लेते हैं, कांगसाई में। कहाँ पे? कांगसिंग में अपना अस्तित्व स्थापित कर लेते हैं। कौन? ये चीनी साम्यवादी दल। ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रणनीति बना रही होती है। अब इसकी रणनीति के तहत आपको देखने को मिलेगा, इनको जब निष्कासित कर दिया जाता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को, तो ये लोग अपनी साम्यवादी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रांतों के दौरे पे जाते हैं। वहाँ ये ग्रामीण इलाके के अंदर जाते हैं और कृषक वर्ग को, जिसे अब मार्क्स की श्रमिक वर्ग की जगह कृषक वर्ग को ये अपने साम्यवादी दल के अंदर सम्मिलित करते हैं। कृषक वर्ग को ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कृषक वर्ग जिस चीज़ से पीड़ित था उनको ये उन्मूलन करने का, चाहे जमींदारी प्रथा को नष्ट करना जो इनके क्षेत्र में था, उन पे कर की सहूलियत देना, उनका कर समाप्त करना, इस तरह कृषक वर्ग को अपने दल की तरफ आकर्षित करते हैं। और ये वो बोलते हैं, नारा देते हैं
कि क्रांति ग्रामीण से शहर की ओर आकर्षित होगी, ना कि शहर से ग्रामीण की ओर चलेगी। ये पहली बार देखने को मिलता है। शहरीकरण की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र पे कौन देता है बल? माओ से तुंग देता है। इस तरह एशिया की परिस्थिति जो मार्क्स नहीं समझ पाया था, लेनिन नहीं समझ पाया था, स्टालिन नहीं समझ पाया था। मार्क्स की जो परिणति औद्योगिक क्रांति और श्रमिक शहरीकरण, इसके विपरीत इसने क्या किया? ग्रामीण उसके साथ साथ ग्रामीण उसके साथ श्रमिक की जगह शहरी और औद्योगिक की जगह कृषक वर्ग, इसको इसने सम्मिलित किया, जो एशिया के अंदर बिल्कुल फिट बैठी। और इसका क्या हुआ? दल का बहुत बड़ा संगठन हो गया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ने 1931 के अंदर क्यांगसी में एक क्या किया? चीनी सोवियत गणतंत्र की स्थापना की, जिसमें 50 लाख कृषक इससे जुड़ गए। अब आप देखिए, जब इसको निकाला गया था चांग काई शेक के द्वारा, तब इसने उस समय का इस्तेमाल करते हुए अपना जो साम्यवादी दल का विस्तार बढ़ाया, जिसका फ़ायदा इसको मिलेगा 1 अक्टूबर 1939 के अंदर। ये खुद पूरे संपूर्ण चाइना के अंदर साम्यवादी सरकार स्थापित करेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कॉमिंगतंग दल व कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों पर रूसी दृष्टिकोण। स्टालिन का काल था। स्टालिन खुद साम्यवादी देश से था, उसको उल्टा साम्यवाद को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत स्टालिन के हित मंचूरिया के अंदर अटके हुए थे। मंचूरिया के अंदर हित थे, उसको साधने के लिए उसने चीन से सहयोग लेने का सोचा। लेकिन वहाँ पे देखा कि कॉमिंगतांग दल जो साम्यवादी के विपरीत है, उसकी स्थिति सशक्त है, तो उसने उसके साथ सहयोग कर लिया। उसके साथ सहयोग करके उसको अपनी तरफ अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपको देखने पड़ेगा रूसी दृष्टिकोण। फिर चीनी साम्यवादी दल कॉमिंगतांग दल का आगमन 1931 में क्या करता है? जापान मंचूरिया पे अधिकार कर लेता है। ठीक, अब मंचूरिया पे जब अधिकार हो गया तो चांग काई शेक को चाहिए कि वो जापान के विरुद्ध क्या करे? माओ से तुंग को मिलाकर आक्रमण करे। लेकिन वो अपनी आंतरिक राजनीति के अंदर ही खोया रहता है। वो उससे आक्रमण का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल किसका दमन करना चाहता है? किसका? साम्यवादियों का दमन करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब साम्यवादी ये सोचते हैं कि हम इस युद्ध से बढ़िया तो ये है। 1931 के अंदर अक्टूबर 1934 से लेके अक्टूबर 1935 तक ये सब के सब अपना कांग यासी प्रांत को छोड़ के उत्तर के अंदर चले जाते हैं। कहाँ पे? सेंसी प्रांत के अंदर, और वहाँ पे राजधानी बनाते हैं येयान को। ठीक है। अब ये जो माओ से तुंग और सूते जो कमांडर होता है, इनके द्वारा जो यह प्रस्थान होता है, ये बहुत लंबा होता है। तो इस प्रस्थान को महाप्रस्थान का नाम दिया जाता है। चांग काई शेक इनके दमन हेतु अपनी सेना भेजता है कि इनका महापरिनिर्वाण कर दो। क्या कर दो? इनको ख़त्म कर दो। तो इसके लिए सेना भेजता है। अब तो इस सेना को भेजने का महापरिनिर्वाण का काल कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंसी प्रांत से पलायन हो जाता है। ठीक है। 1937 में 1941 में अब इसका पलायन हो जाता है। पलायन होने के बाद ये अपनी सेना भेजता है। सेनापति चीन पे आक्रमण करने से साम्यवादियों पे आक्रमण करने से मना कर देता है। बदले में इसको चांग काई शेक को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों के बीच में समझौता करवाता है। कब? 1937 के अंदर। ठीक है। 1937 में करवा देता है समझौता वापस। ठीक। अब उसके बाद जापानी आक्रमण होता है 1937 में। जापानी आक्रमण से कॉमिंगतांग पीछे हट गया। साम्यवादी कार्यकर्ता फैल गए। किसानों के बीच जमकर जन आधार के लिए संघर्ष होता है। ठीक है। अब यहाँ 1941 में पुणे इसका क्या होता है? विखंडन होता है। 1941 में पुणे इसका विखंडन होता है। कब?
1941 में, क्योंकि जापान का मुद्दा अब ख़त्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो जापान का मुद्दा वहाँ पे पहुँच चुका। चीनी गृह युद्ध प्रारंभ होता है 1945 से लेकर 39 तक। इसके अंदर आप देखोगे जापान पे परमाणु बम गिरता है 15 अगस्त को। अब जापान का मुद्दा ख़त्म हो जाता है। जापान इनके अगेंस्ट चलने वाला कंट्री था, राष्ट्र था। अब ये लोग सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, तो ये जितने भी क्षेत्र हैं अपने अपने प्रभाव क्षेत्र पे क्या करते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए इन दोनों के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रतिस्पर्धा को किसके रूप में जाना जाता है, चीनी गृह युद्ध के रूप में 1945 से 39 तक दिखती है। कोमिंगतांग दल का सपोर्ट कौन करता है, यूएस कोमिंगतांग दल का सपोर्ट करता है। और जापानी सेना ने जितने क्षेत्रों पे कब्जा कर चुकी थी, उन क्षेत्रों पे कोमिंगतांग के विरोधी कौन, साम्यवादियों का दमन करने का प्रयास करता है। इस वजह से कोमिंगतांग दल शुरुआती दौर के अंदर क्या रहता है, विजयी होता है, उसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन बाद में वो देखता है कि कोमिंगतांग की बजाय कौन, साम्यवादी दल माओ सेतुंग, जिसने किसानों को, एक निम्न सर्वहारा वर्ग को अपने साथ जोड़ा था, तो यह आंदोलन को सड़कें उखाड़ दी जाती, रेलवे लाइन ड्रॉप कर दी जाती, तार व्यवस्था सब कुछ यानी तहस नहस करके ये लोग क्या हो जाते हैं, अब इससे आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कोमिंगतांग दल का समाप्ति और घोषणा होती है। ठीक है, और अक्टूबर 1939 के अंदर कम्युनिस्ट चीनी गणतंत्र की स्थापना होती है। ये आपको पूरा का पूरा सिनेरियो आपका चलेगा। आपका सवाल इधर से पूछे चाहे 20 से पूछे, आपके सब के सब मैंने स्पष्ट कर दिए। ठीक, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। एशिया का पहला साम्यवादी सरकार कहाँ स्थापित होती है, आपको देखने को मिलेगी काय में, चाइना के अंदर। ठीक है, पहली साम्यवादी सरकार एशिया की कहाँ पे, चाइना के अंदर। कृषक शक्ति पे आधारित, मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति, श्रमिक वर्ग को हटाते हुए इसने किसको, कृषि और कृषक को सर्वहारा वर्ग के रूप में परिणित करने का प्रयास कौन करता है, माओ से तुंग करता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे माओ से तुंग इसको करता है। ठीक, अब ऐसा मॉडल बनाया जो एशिया के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता था। ये मॉडल इस प्रकार के विकसित किया इसने। ठीक, उसके बाद वैचारिक माओवादी, चीनी क्रांति के बाद सशक्त राष्ट्र के निर्माण जो आज भी 21वीं सदी में पूंजीवादी पश्चिमी शक्तियों को क्या दे रहा है, लोहा दे रहा है। आप देख सकते हो वर्तमान काल के अंदर चाइना का किस देश से किस प्रकार उसने सभी देशों को पीछे कर रखा है, पूंजीवादी देशों को। उसके पास उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य शक्ति, हर तरह से वो समृद्ध की श्रेणी में है। लेकिन इसके कुछ खामियाजी भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ना होकर ये क्या था, उग्र राष्ट्रवादी। इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ा। वर्तमान काल में आपके दक्षिणी चीन सागर के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसमें ताइवान, आपके वियतनाम, इनसे संघर्ष। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये उग्र राष्ट्रवाद का पूर्ववर्ती में देखें तो भारत से युद्ध, उसके बाद में आपके तिब्बत पे आक्रमण करके, और अभी हाल ही के अंदर 2020 में ताइवान को हांगकांग को अपने अधीनस्थ लिया। ये इसकी नीति का क्या है, खामियाजा, नुकसान। माओ कृषक मुक्ति का प्रतीक था, किसान क्रांति यानी रक्तपूर्ण क्रांति, हिंसा के प्रतीक थे। तो वर्तमान एशिया के विभिन्न देश इस नीति की वजह से क्या है, अभी भी अपने आप को असहज महसूस करते हैं चाइना के प्रति। ठीक है, ये आपकी पूरी चाइना की नीति, चीन की क्रांति है। अब इसके आगे मैंने आपको बताया पश्चिम का, यहाँ तक हो गया आपके। अब यहाँ पे चीन के अंदर राष्ट्रवाद, जिसमें शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं। पहला मैंने बताया ताइपिंग विद्रोह हुआ था आपके हुंग सू च्वांग ये व्यक्ति था जिसने ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कहाँ के थे, क्वांग तुंग प्रांत के। ठीक है, इसने एक गुप्त समिति बनाई थी जिसे बोलते थे सान गति यानी धर्म की संसद के रूप में इसने स्थापित की थी। इसको क्या हुआ, जो हुंग सू च्वांग था, इसको रात में सौंपन आता है।
स्वपन में ये अपने आप को ईश्वरीय सम्राट समझता है, तो ये अपने आप को अगले दिन घोषित करता है कि मैं ईश्वरीय सम्राट हूँ और जो प्रजा है वो मेरी क्या है, सारी की सारी मेरी अनुयायी है। अब ये ताइपिंग ईश्वरीय सम्राट ताइपिंग की स्थापना कर देता है, लेकिन ये किसका, मांचू राजवंश के क्या खिलाफ था, तो इसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है इस आंदोलन को, ठीक है, ताइपिंग विद्रोह को। उसके बाद 1894 से 95 में जापान और चीन के बीच युद्ध होता है, जिसमें जापान जीत जाता है। सेन यात सेन के नेतृत्व में विद्रोह होता है, लेकिन इसको भी दबा दिया जाता है। सेन यात सेन से शॉर्ट नोट्स या छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या आता है, सेन यात सेन ने 1894 में एक संस्था स्थापित की, हु सिंग चुंग हुई, हु सिंग चुंग हुई, जो चीनी पुनर्जागरण की संस्था थी। यानी चीन जो सो चुका था उसको वापस जगाने के लिए कौन सी संस्था स्थापित करते हैं, हु सिंग चुंग हुई, ठीक है। कौन से द्वीप में, कौन से प्रांत में था, होनोलुलु प्रांत में था। उद्देश्य क्या था, मांचू साम्राज्य को समाप्त करना, क्योंकि ये क्या था, जापान युद्ध के अंदर इसने किसी प्रकार की कोई जीत हासिल नहीं की, इसलिए ये ख़त्म ही करना चाहता था। उसके बाद 1905 में इसका पुनर्गठन किया जाता है, हु सिंग चुंग हुई का, तुंग मेंग हुई के नाम से क्रांतिकारी दल, जिसकी पत्रिका थी मिन पाओ। कौन सी थी, मिन पाओ। गणतंत्रीय दल था, जिस गणतंत्री दल की स्थापना करना, और इसी का नाम कुओमिंगतांग भी कहा जाता है। इसके 3 नीतियाँ थी, 3 नारे थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और साम्राज्य। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और साम्राज्य, ठीक है। साम्यवादी उदय कैसे होता है, सेन यात सेन 1911 में चीनी क्रांति के अंदर सफल होते हैं, और ये अपने पद का त्याग करके क्या युआन सिकई को दे देते हैं, युआन सिकई, जो इनका उत्तराधिकारी घोषित होता है, ठीक। ये फिर क्या करते हैं, मैंने बोला रूस से या सहयोग की आशा करते थे, रूस से बात करते हैं। 1923 में रूसी साम्यवादी दल एडोल्फ जोस और सेन यात सेन के बीच में समझौता होता है। इस समझौते के बाद में 1924 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ये सहयोग हुआ था, इसके लिए 1927 में कुओमिंतांग और स्वामी के बीच में, लेकिन जब साम्यवादियों ने क्या कहा, 1927 में साम्यवादियों ने हकाऊ की सरकार द्वारा कुओमिंतांग पर नियंत्रण करने का कोशिश की, तो क्या किया, आपके चांग काई शेक ने इनको निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। तब ये 1931 में अपना केंद्र कहाँ पे, क्वांगसाई 1931 में अपना क्षेत्र बनाएंगे, कियांगसी क्षेत्र को ही अपना केंद्र बनाएंगे, ठीक है। 1931 में आप प्रथम अखिल चीनी सोवियत सम्मेलन देखेंगे, जिसमें चीन द्वारा सोवियत गणतंत्र का संविधान स्वीकार, ठीक है। 61 सदस्यों की केंद्रीय समिति बनती है, ठीक है। 3 सरकारें स्थापित होती है माओ के नेतृत्व में, एक सरकार चांग काई शेक में नानकिंग में, एक कैंटन में कुओमिंतांग की, और वामपंथी सरकार जिसके 2 व्यक्ति होंगे, वांग चिंग वे, चैन कुंग पो, और कियांगसी में आनहुई, और किल प्रांत में साम्यवादी सरकार, ठीक है। इस प्रकार से देख, रूस विरोध करता है चांग काई शेक का, क्योंकि वो दमनकारी नीति अपनाता है, इसलिए कम्युनिस्टों का विरोध। 1934 में लाखों लोग मारे जाते हैं, और इसके बदले में क्या करता है, चांग काई शेक इस माओ से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार का दमन करने के लिए लाल कुत्ती नामक आतंकवादी दल का गठन करता है, जिसका उद्देश्य एक ही होता है, कुओमिंतांग के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका क्या करना, ख़त्म कर देना। तो इसलिए नीली कुत्ती क्या आतंकवादी संगठन, फांसीवादी, इसका एक आंदोलन चला था, नवजीवन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, नवजीवन आंदोलन का उद्देश्य होता है प्राचीन चीनी सभ्यता के तहत कन्फ्यूशियस की नीतियों को, उनके धार्मिक का प्रचार करना, और जो आपके जो आपके मार्क्सवादी नीतियों के प्रति आकर्षण है उसको समाप्त करना, ये इनका उद्देश्य होता है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे
साम्यवादियों का महाप्रस्थान होता है अक्टूबर 1934 से अक्टूबर 1935 तक। इस पे ये इनकी जो संगठन होता है उसका नाम होता है लाल सेना। लाल सेना जो उत्तरी सांसे प्रांत की ओर प्रस्थान करती, कियांग सी क्षेत्र को छोड़ के कहाँ पे, सांसी उत्तर की ओर, और राजधानी एआन नगर बनाती है। नेता कौन होता है, माओ, और सेनापति होता है सूते। उसके बाद चांग काई शेक की सेना भेजता है इनका दमन करने के लिए। हाली हांग जो मना कर देता है 1937 में, 10 फरवरी 1937 में ये क्या करता है, चांग काई शेक को गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद समझौते के लिए मनाता है। तो 10 फरवरी 1937 को दोनों के बीच में फिर समझौता होता है एक बार पुनः, और उसके बाद में समझौता होता है और साम्यवादी और कोमिंगतांग एक बार पुनः गठित हो जाते हैं 1937 में। इसी दौरान जापान का आक्रमण हो जाता है। चीन जापान पर अटैक कर देता है। जापान पे अटैक करके वो नानकिंग पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, जिसकी वजह से चांग काई शेक क्या करता है, नई राजधानी बना चुंगकिंग। तो ये समझौता हुआ था चुंगकिंग और किसके बीच में, आपके येयान, यानी एयान, चुंगकिंग और सेंसी प्रांत के बीच में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर चीन के अंदर फिर 3 सरकारें स्थापित होती हैं। मंचूरिया के अंदर स्वतंत्र सरकार जिसे मंचू काओ कहते हैं, चांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार चुंगकिंग, और उत्तर पश्चिम में चीन में माओ सरकार जिसे येयान, ठीक है। उसके बाद अमेरिका इन दोनों के बीच में सहयोग करने का प्रयास करता है, ट्रूमैन को भेजता है, हार्ले को भेजता है। 12 जनवरी 1939 को क्या चांग काई शेक अपनी सत्ता छोड़ के किसको, लित सुंग येन को, जो उपराष्ट्रपति होता है, इसको सौंप देता है, ठीक है। फार्मोसा द्वीप पे चला जाता है। इधर नानकिंग सरकार पे जनरल ली का अधिकार होता है। उसके बाद में अब गृह युद्ध के अंदर विजयी कौन बनता है, मैंने बताया आपको, माओ से तुंग विजयी बनता है। तो 1 अक्टूबर 1939 को पीकिंग की घोषणा, जिसमें लोक गणराज्य के रूप में कौन सी सरकार, साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाती है। नमस्कार, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए।